क्लास में जो हम लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़े थे और महमूद गजनवी जो है यामनी वंश से ताल्लुक़ रखते थे। और आज की क्लास में जो हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि सनसबनी वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, ये सभी तुर्की मुसलमान थे। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अलप्तगीन के द्वारा जो है अफ़गान प्रदेश में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया गया था। तो आइए हम लोग आज जो है मोहम्मद गौरी को पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी को जो है अनेकों नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे नीचे हम लोग लिखे हुए हैं। मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और गौर वंश का मोहम्मद, ये तमाम नाम से जो है मोहम्मद गौरी को जाना जाता है। मोहम्मद गौरी को जो गौर वंश का मोहम्मद कहा गया है, इसके पीछे रीज़न है कि गजनी साम्राज्य पूरे तरीके से विशाल साम्राज्य खड़ा कर चुका था। तो गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही एक छोटा सा प्रांत था जिसका नाम गौर था, और उस गौर का ही जो है 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी शासक बना। और मोहम्मद गौरी का जो लक्ष्य था वो महमूद गजनवी से बिल्कुल हट करके था, क्योंकि महमूद गजनवी का लक्ष्य था क्या कि हमको भारत से धन प्राप्त करना है और मध्य एशिया में जा कर के हमको एक विशाल साम्राज्य का स्थापना करना है। लेकिन मोहम्मद गौरी का जो लक्ष्य था, इनका लक्ष्य था क्या कि हमको मध्य एशिया के साथ साथ भारत में भी इस्लामी सत्ता को स्थापित करना है। तो इस लक्ष्य को लेकर के मोहम्मद गौरी जो है अपना आगे बढ़ा। मोहम्मद गौरी इस लक्ष्य को लेकर के 1175 से लेकर के 1205 ईस्वी तक लगातार भारत पे आक्रमण किया। और सबसे पहले 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो है पाकिस्तान के मुल्तान पे आक्रमण किया और वहाँ पे विजय प्राप्त किया। उसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पे आक्रमण किया, और उस समय गुजरात के पाटन का जो शासक था वो भीम द्वितीय था, जिसके साथ जो है मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ। और मोहम्मद गौरी को जो है बहुत ही बुरे तरीके से परास्त किया माउंट आबू पर्वत पर, और ये वहाँ से कैसे भी जान बचा करके भागा। उसके बाद जो है 1179 ईस्वी में पेशावर, 1181 में लाहौर, 1185 में सियालकोट, इस तीनों पर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी और इस तीनों पर विजय प्राप्त किया। पेशावर, लाहौर, सियालकोट, ये तीनों जो है पाकिस्तान में पड़ता है। ये भी गजनवी की तरह ही सोचा क्या कि हम जो है सबसे पहले सीमावर्ती इलाके पे आक्रमण करेंगे और सीमावर्ती इलाके को जीत लेंगे, ताकि जो भी धन संपत्ति हम भारत से लूटे या फिर युद्ध करके हम वापस जाएं तो किसी तरह का कठिनाई ना हो। इसलिए जो है ये सबसे पहले सीमावर्ती इलाके पे आक्रमण किया और उसको जीता। जब ये पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीत लिया था तो लाहौर को अपना केंद्र बना करके शासन प्रशासन करता था। और 1189 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के दुर्ग को जीत लिया। अब देखिए, भटिंडा जो है पंजाब में पड़ता है, और उस समय भारत का जो है सबसे महान शासक पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान के शासन प्रशासन के अंतर्गत जो है दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्य आया करता था। तो उसी में से पंजाब के अंतर्गत भटिंडा के दुर्ग को ही मोहम्मद गौरी जीत लिया था। इससे जो है पृथ्वीराज चौहान को बहुत गुस्सा आया, और पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को युद्ध के लिए ललकारा, जो कि उस समय जो है तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बना। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, वो 1191 में हुआ। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी को बुरे तरीके से एकदम परास्त किया पृथ्वीराज चौहान। और जब मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया गया तो मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान से क्षमा याचना किया कि माफ़ी दे दीजिए, गलती हो गई, आगे से ऐसा गलती नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं, हम पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि जिस
सभ्यता संस्कृति से हमारा उत्पत्ति हुआ है, हड़प्पा सभ्यता से ही हम लोग जो है शांति प्रिय रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पृथ्वीराज चौहान थे ये बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और इस कारण जो है मोहम्मद गौरी के क्षमा याचना पे मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिए और इनका जान बख्श दिए, तो ये वहाँ से भाग गया। लेकिन मोहम्मद गौरी पीछे कहाँ हटने वाला था, क्योंकि मोहम्मद गौरी एक लक्ष्य लेकर के आया था कि हमको कैसे भी चाहे जो करना पड़े हम भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करके रहेंगे। तो ये मोहम्मद गौरी जो है 1192 में वापस फिर से आया, पूरा एकदम तैयार होकर के पूरे तरीके से अपने सेना को मजबूत करके, और पृथ्वीराज चौहान को 1192 में फिर ललकारा कि हम आपसे युद्ध करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान को लगा क्या कि अरे ये तो पिछले बार भी आया था, युद्ध कर करके हार करके चला गया, इसको तो हम लोग फिर ऐसे भी देख लेंगे। मतलब किसी अपने दुश्मन को तो कभी भी हल्के में लेना ही नहीं चाहिए, और इसी का शिकार हो गए पृथ्वीराज चौहान। इनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, इनको लगा क्या कि मोहम्मद गौरी क्या है, कुछ नहीं है, ये आएगा फिर से हम लोग युद्ध करेंगे और उसको हरा देंगे, क्योंकि हम लोग जो है इसको पहले हरा चुके हैं। मतलब हल्के में ले लिया मोहम्मद गौरी को। लेकिन यही जो है पृथ्वीराज चौहान को भारी पड़ गया, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है पूरे तरीके से तैयार होकर के आया था, अपने सेना को एकजुट करके एकदम विशाल सेना तैयार करके आया था। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जो है बंदी बना लिया गया। जो गलती पृथ्वीराज चौहान किए थे क्षमा याचना स्वीकार करके मोहम्मद गौरी का, वो गलती मोहम्मद गौरी नहीं किया। और उसके बाद जो है तराइन के द्वितीय युद्ध से ही भारत में वास्तविक इस्लामी सत्ता का स्थापना हुआ। इसी पर एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार वी.ए. स्मिथ कहते हैं कि अगर तराइन का द्वितीय युद्ध नहीं होता तो भारत में कभी भी इस्लामी सत्ता का स्थापना नहीं हो पाता। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, जिससे जो है भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। क्योंकि उस समय के सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत, सबसे बड़ा साम्राज्य जो भारत में था वो पृथ्वीराज चौहान का ही था। उसके बाद जो है जब तराइन का द्वितीय युद्ध समाप्त हो गया और पृथ्वीराज चौहान को जो है बंदी बना लिया गया, उसके बाद भी मोहम्मद गौरी जो है हांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ ये सब पर अपना अधिकार कर लिया। और इसके बाद जो है दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बना करके वहाँ से अपना शासन प्रशासन चलाता था। तो ये जितना भी राज्य ऊपर में हम लोग पढ़े, दिल्ली, यूपी, पंजाब, ये सब उत्तर भारत में आते हैं। फिर जो पूर्वी भारत था उस पे जो है मोहम्मद गौरी का एक प्रमुख सेना हुआ करता था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी जो है बख्तियार खिलजी को बोला कि तुम जो है पूर्वी भारत पर जाकर के आक्रमण करो। तो उसके बाद जो है बख्तियार खिलजी जो है पूर्वी भारत में सबसे पहले बिहार पे 1203 में आक्रमण किया और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को एकदम ध्वस्त कर दिया, बुरी तरह से एकदम तहस नहस कर दिया। जितने भी विद्यालय, जितने भी मंदिर थे सबको तोड़ दिया। फिर 1204 से लेकर के 1205 ईस्वी के बीच में जो है बंगाल पे आक्रमण किया, उसको भी विजय कर लिया। फिर 1206 ईस्वी में असम को पराजित कर वहाँ पर भी अपना कब्जा स्थापित कर लिया। इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी जो है भारत में सिक्का जारी किया और उस सिक्के में जो है माता लक्ष्मी का आकृति बनवाया। और जब 1206 ईस्वी में भारत से वापस जा रहा था मोहम्मद गौरी, तो सिंधु नदी के पास जो है दमियक नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जाति जो है हमला किया और उस हमले में जो है मोहम्मद गौरी का मौत हो गया, निधन हो गया। इसके बाद जो है इतना बड़ा साम्राज्य ये खड़ा किया था, तो लगा क्या कि अब इसके साम्राज्य को कौन चलाएगा। तो मोहम्मद गौरी का ही 3 गुलाम था। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम था यालदोज और तीसरे का नाम था कुबाचा। तो ये तीनों आपस में, तीनों के बीच मतभेद हो गया कि हम जो है इसके सत्ता को संभालेंगे, हम इसके साम्राज्य को संभालेंगे। तो उस तीनों गुलामों में जो है सबसे बुद्धिमान और सबसे तेज चालाक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। वो ऐसा दिमाग लगाया कि वो यालदोज को अपना ससुर बना लिया और कुबाचा को अपना जीजा बना लिया। तो समझिए कि बिना युद्ध किए हुए ही वैवाहिक संबंध बना करके
याल्दोज और कुबाचा को अपने अधीन कर लिया और उसके बाद जो है ये तुर्की साम्राज्य का शासन जो है अपने अंतर्गत ले लिया कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद जो है दिल्ली में सन्सबनी वंश के स्थान पे ममलूक वंश का स्थापना किया। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।